द मिस्टीरियस अफेयर्स एट स्टाइल। लेखक अगाथा क्रिस्टी। दूसरा अध्याय। 16 और 17 जुलाई। मैं 5 जुलाई को स्टाइल्स पहुंचा था। अब मैं उस महीने की 16 और 17 तारीख की घटनाओं पर आता हूं। पाठकों की सुविधा के लिए मैं उन दिनों की घटनाओं को यथासंभव सटीक तरीके से दोहराऊंगा। बाद में मैं उन्हें लंबी और कठिन जिरह की प्रक्रिया द्वारा मुकदमे में शामिल किया गया। उनके जाने के कुछ दिन बाद मुझे एल्विन हार्वर्ड का एक पत्र मिला, जिसमें उन्होंने मुझे बताया था कि वह लगभग 15 मील दूर एक विनिर्माण शहर मिडलिंगम के बड़े अस्पताल में एक नर्स के रूप में काम कर रही थी और मुझसे विनती की थी कि अगर श्रीमती इंगलथॉर्प को ऐसा करना चाहिए तो उन्हें बता दूं, मेल मिलाप की कोई इच्छा दिखाएं। मेरे शांतिपूर्ण दिनों के मरहम में एकमात्र मक्खी श्रीमती कैवेंडिश की असाधारण थी और मेरी ओर से डॉक्टर बाउस्टीन के समाज के लिए बेहिसाब प्राथमिकता। उसने उस आदमी में क्या देखा, मैं इसकी कल्पना नहीं कर सकता, लेकिन वह हमेशा उसके घर जाने के लिए पूछती रहती थी और अक्सर उसके साथ लंबी यात्राओं पर जाती थी। मुझे यह स्वीकार करना होगा कि मैं उसका आकर्षण देखने में असमर्थ था। 16 जुलाई को सोमवार था। यह उथल पुथल का दिन था। प्रसिद्ध बाजार शनिवार को आयोजित किया गया था और उसी दान के संबंध में एक मनोरंजन जिसमें श्रीमती इंगलथॉर्प को एक युद्ध कविता का पाठ करना था, उस रात आयोजित किया जाना था। हम सभी सुबह के समय गांव के उस हाल की व्यवस्था करने और उसे सजाने में व्यस्त थे जहां यह कार्यक्रम होना था। हमने देर तक दोपहर का भोजन किया और दोपहर का समय बगीचे में आराम करते हुए बिताया। मैंने देखा कि जॉन का ढंग कुछ असामान्य था। वह बहुत उत्साहित और बेचैन लग रहा था। चाय के बाद श्रीमती इंगलथॉर्प शाम को अपने प्रयासों से पहले आराम करने के लिए लेट गई और मैंने मैरी कैवेंडिश को टेनिस में सिंगल के लिए चुनौती दी। लगभग 6:45 बजे श्रीमती इंगलथॉर्प ने हमें फ़ोन किया कि हमें देर से आना चाहिए क्योंकि रात का खाना जल्दी हो गया था। हमें समय पर तैयार होने के लिए काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ी और भोजन खत्म होने से पहले ही मोटर दरवाजे पर इंतजार कर रही थी। मनोरंजन एक बड़ी सफलता थी। श्रीमती इंगलथॉर्प के गायन को जबरदस्त तालियां मिली। कुछ झांकियां भी थी जिनमें सिंथिया ने हिस्सा लिया। वह हमारे साथ नहीं लौटी। उसे एक रात्रि भोज के लिए कहा गया था और कुछ दोस्तों के साथ रात बिताने के लिए कहा गया था जो उसके साथ झांकी में अभिनय कर रहे थे। अगली सुबह श्रीमती इंगलथॉर्प नाश्ते के लिए बिस्तर पर ही रही क्योंकि वह काफ़ी थकी हुई थी, लेकिन वह लगभग 12:30 बजे अपने सबसे तेज मूड में दिखाई दी और लॉरेंस और मुझे एक लंच पार्टी में ले गई। श्रीमती रोलस्टोन की ओर से इतना आकर्षक निमंत्रण लेडी टेडमिस्टर की बहन, आप जानते हैं, रोलस्टोन्स विजेता के साथ आए। हमारे सबसे पुराने परिवारों में से एक। मैरी ने डॉक्टर बाउस्टीन के साथ सगाई की दलील पर खुद को माफ़ कर दिया था। हमने एक सुखद दोपहर का भोजन किया और जब हम चले गए तो लॉरेंस ने सुझाव दिया कि हमें टेडमिंस्टर के से लौटना चाहिए, जो हमारे रास्ते से मुश्किल से 1 मील दूर था, और सिंथिया से उसकी डिस्पेंसरी में मुलाकात करनी चाहिए। श्रीमती इंगलथॉर्प ने उत्तर दिया कि यह एक उत्कृष्ट विचार था, लेकिन चूंकि उसके पास लिखने के लिए कई पत्र थे, लेकिन इसलिए वह हमें वहां छोड़ देगी और हम पोनी ट्रैप में सिंथिया के साथ वापस आ सकते हैं। हमें अस्पताल के कुली द्वारा संदेह के तहत हिरासत में लिया गया था जब तक कि सिंथिया हमारे लिए प्रतिज्ञा नहीं करती थी। वह अपने लंबे सफेद समग्र में बहुत अच्छी और प्यारी लग रही थी। वह हमें अपने गर्भगृह में ले गई और हमें अपने साथी डिस्पेंसर, एक विस्मयकारी व्यक्ति से मिलवाया जिसे सिंथिया ने खुशी से निब्स कहा। कितनी बोतलें हैं? जैसे ही मेरी नज़र छोटे से कमरे में घूमी, मैंने कहा, क्या आप सचमुच जानते हैं कि उन सब में क्या है? कुछ मौलिक कहो, सिंथिया चिल्लाई। यहाँ आने वाला हर व्यक्ति यही कहता है। हम वास्तव में उस पहले व्यक्ति को पुरस्कार देने के बारे में सोच रहे हैं जो यह नहीं कहता।
कितनी बोतलें हैं? और मैं जानता हूँ कि अगली बात जो आप कहने जा रहे हैं वह है आपने कितने लोगों को जहर दिया है। मैंने हंसते हुए अपना दोष स्वीकार किया। यदि आप लोग केवल यह जानते कि गलती से किसी को जहर देना कितना आसान है तो आप इसका मजाक नहीं उड़ाते। चलो चाय पीते हैं। हमें उस अलमारी में सभी प्रकार के गुप्त भंडार मिले हैं। नहीं लॉरेंस, वह जहर की अलमारी है, बड़ी अलमारी, यह सही है। हमने बहुत स्वादिष्ट चाय पी और उसके बाद कपड़े धोने में सिंथिया की मदद की। हमने आखिरी चाय का चम्मच निकाला ही था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। सिंथिया और निब्स के चेहरे अचानक एक कठोर और निषेधात्मक अभिव्यक्ति में भयभीत हो गए। सिंथिया ने तीखे पेशेवर लहजे में कहा, अंदर आओ। एक युवा और डरी हुई दिखने वाली नर्स एक बोतल के साथ दिखाई दी, जिसे उसने निब्स की ओर बढ़ाया, जिसने कुछ रहस्यमय टिप्पणी के साथ उसे सिंथिया की ओर लहराया। मैं वास्तव में आज यहाँ नहीं हूँ। सिंथिया ने बोतल ली और जज की गंभीरता से उसकी जांच की। यह आज सुबह भेजा जाना चाहिए था। दीदी बहुत दुखी है, वो भूल गई। बहन को दरवाजे के बाहर नियम पढ़ना चाहिए। उस छोटी नर्स के हाव भाव से मुझे यह अंदाजा हो गया था कि इस बात की जरा भी संभावना नहीं थी कि वह इस संदेश को उस खूंखार बहन तक पहुंचाने की हिम्मत रखती होगी। सिंथिया ने कहा, तो अब यह कल तक नहीं किया जा सकता। क्या आपको नहीं लगता कि आप संभवतः हमें इसे आज रात खाने दे सकते हैं? ठीक है, सिंथिया ने विनम्रतापूर्वक कहा, हम बहुत व्यस्त हैं, लेकिन अगर हमारे पास समय होगा तो यह किया जाएगा। छोटी नर्स पीछे हट गई और सिंथिया ने तुरंत शेल्फ से एक जार लिया, बोतल को फिर से भरा और दरवाजे के बाहर बेंच पर रख दिया। मैं हंसा। अनुशासन कायम रहना चाहिए। बिल्कुल। हमारी छोटी बालकनी पर आओ। आप वहाँ सभी बाहरी वार्ड देख सकते हो। मैंने सिंथिया और उसके दोस्त का अनुसरण किया और उन्होंने मुझे अलग अलग वार्डों के बारे में बताया। लॉरेंस पीछे रह गया, लेकिन कुछ क्षणों के बाद सिंथिया ने उसे अपने कंधों पर बुलाया और हमारे साथ आने के लिए कहा। फिर उसने अपनी घड़ी की ओर देखा और कुछ नहीं कहा। करना है निब्स? नहीं। ठीक है, फिर हम ताला लगा सकते हैं और जा सकते हैं। उस दोपहर मैंने लॉरेंस को बिल्कुल अलग नज़रिए से देखा था। जॉन की तुलना में उसे जानना आश्चर्यजनक रूप से कठिन व्यक्ति था। वह लगभग हर मामले में अपने भाई से विपरीत था, असामान्य रूप से शर्मीला और संकोचित था। फिर भी उनके व्यवहार में एक विशेष आकर्षण था और मुझे लगा कि यदि कोई वास्तव में उन्हें अच्छी तरह से जानता है तो उनके प्रति गहरा स्नेह हो सकता है। मैंने हमेशा सोचा था कि सिंथिया के प्रति उसका व्यवहार संयमित था और वह अपनी तरफ से उससे शर्मीली थी, लेकिन आज दोपहर वे दोनों काफ़ी हद तक समलैंगिक थे और कुछ बच्चों की तरह एक साथ बातचीत करते थे। जैसे ही हम गांव से गुजरे, मुझे याद आया कि मुझे कुछ टिकट चाहिए थे, इसलिए हम डाकघर पहुंचे। जैसे ही मैं फिर से बाहर आया, मैंने एक छोटे से आदमी पर हमला किया जो अभी अंदर आ रहा था। मैं एक तरफ हट गया और माफ़ी मांगी। तभी अचानक एक तेज आवाज़ के साथ उसने मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया और मुझे गर्मजोशी से चूमा। सोम अमी हेस्टिंग्स। वह रोया। यह वास्तव में मोन अमी हेस्टिंग है, पोयरोट, मैं चिल्लाया। मैं टट्टू जाल की ओर मुड़ा। यह मेरे लिए बहुत सुखद मुलाकात है मिस सिंथिया। यह मेरा पुराना मित्र महाशय पोयरोट है, जिसे मैंने कई वर्षों से नहीं देखा है। ओह, यह महाशय पोयरोट को जानते हैं? सिंथिया ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह आपका दोस्त था। हाँ सचमुच, पोयरोट ने गंभीरता से कहा। मैं मैडम मुसेले सिंथिया को जानता हूँ। यह उस अच्छी श्रीमती इंगलथॉर्प की दानशीलता के कारण है कि मैं यहाँ हूँ। फिर जैसे ही मैंने उसकी ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखा, हाँ मेरे दोस्त, उसने मेरे देश के 7 लोगों का आतिथ्य सत्कार किया था जो अफसोस अपनी जन्मभूमि से आए शरणार्थी हैं। हम बेल्जियम वासी उन्हें सदैव कृतज्ञतापूर्वक याद रखेंगे। पोयरोट एक असाधारण दिखने वाला छोटा आदमी था। वह मुश्किल से 5 फीट 4 इंच से अधिक लंबा था, लेकिन उसने खुद को बड़ी गरिमा के साथ रखा। उसका सिर बिल्कुल अंडे के आकार का था और वह उसे हमेशा एक तरफ थोड़ा झुकाकर रखता था।
उनकी मूछें बहुत कड़ी और सैन्य थी। उनकी पोशाक की सफाई लगभग अविश्वसनीय थी। मेरा मानना है कि धूल के एक कण ने उसे गोली के घाव से भी ज़्यादा दर्द पहुंचाया होगा। फिर भी यह विलक्षण ठिकना छोटा आदमी, जिसे देखकर मुझे दुख हुआ, जो अब बुरी तरह लंगड़ा रहा है, अपने समय में बेल्जियम पुलिस के सबसे प्रसिद्ध सदस्यों में से एक था। एक जासूस के रूप में उनकी प्रतिभा असाधारण थी और उन्होंने उस समय के कुछ सबसे चौंकाने वाले मामलों को सुलझाकर जीत हासिल की थी। उन्होंने मुझे उस छोटे से घर की ओर इशारा किया जिसमें वे और उनके साथी बेल्जियन लोग रहते थे, और मैंने जल्द ही जाकर उनसे मिलने का वादा किया। फिर उसने सिंथिया की ओर उत्साहपूर्वक अपनी टोपी उठाई और हम चले गए। वह एक प्यारा छोटा आदमी है, सिंथिया ने कहा। मुझे नहीं पता था कि तुम उसे जानते हो। आप अनजाने में एक सेलिब्रिटी का मनोरंजन कर रहे थे, मैंने उत्तर दिया, और घर के बाकी रास्ते में मैंने उन्हें हरक्यूल पोयरोट के विभिन्न कारनामों और विजयों के बारे में बताया। हम बहुत प्रसन्न मुद्रा में वापस आए। जैसे ही हम हॉल में दाखिल हुए, श्रीमती इंगलथॉर्प अपने कमरे से बाहर आई। वह शर्माई हुई और परेशान लग रही थी। ओह, यह तुम हो? उसने कहा। क्या कोई बात है आंटी एमिली? सिंथिया ने पूछा। निश्चित रूप से नहीं, श्रीमती इंगलथॉर्प ने तेजी से कहा। वहाँ क्या होना चाहिए? तभी भोजन कक्ष में जा रही पार्लर की नौकरानी डोरकॉस पर नजर पड़ी तो उसने उसे कुछ टिकटें बाउडर में लाने के लिए बुलाया। हाँ हूँ, बूढ़ा नौकर झिझका, फिर झिझकते हुए बोला। क्या तुम्हें नहीं लगता माँ, बेहतर होगा कि तुम सो जाओ, आप बहुत थके हुए लग रहे हो। शायद आप सही हैं डोरकॉस। हाँ, नहीं, अभी नहीं। मेरे पास कुछ पत्र हैं जिन्हें मुझे डाक समय तक समाप्त करना है, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था। क्या तुमने मेरे कमरे में आग जला दी है? हाँ हूँ। फिर मैं रात के खाने के बाद सीधे बिस्तर पर जाऊंगा। वह फिर से कमरे में चली गई और सिंथिया उसे घूरती रही। विनीत अच्छाई, मुझे आश्चर्य है कि क्या हो रहा है, उसने लॉरेंस से कहा। ऐसा लगा कि उसने उसकी बात नहीं सुनी, क्योंकि बिना कुछ बोले वह अपनी एड़ी घुमाकर घर से बाहर चला गया। मैंने रात के खाने से पहले एक त्वरित टेनिस खेल का झुकाव दिया और सिंथिया सहमत होते हुए मैं अपना रैकेट लाने के लिए ऊपर की ओर भागा। श्रीमती कैवेंडिश सीढ़ियों से नीचे आ रही थी। हो सकता है कि यह मेरी कल्पना रही हो, लेकिन वह भी अजीब और परेशान दिख रही थी। डॉक्टर बाउस्टीन के साथ अच्छी सैर हुई? मैंने यथासंभव उदासीन दिखने की कोशिश करते हुए पूछा। मैं नहीं गई, उसने अचानक उत्तर दिया। श्रीमती इंगलथॉर्प कहाँ है? बाउडोर में। उसके हाथ ने खुद को बेनिस्टर पर जकड़ लिया। फिर वह किसी मुठभेड़ के लिए खुद को घबराने लगी और तेजी से मेरे पास से होते हुए हॉल के पार सीढ़ियों से नीचे बाउडर की ओर चली गई, जिसका दरवाज़ा उसने अपने पीछे बंद कर लिया था। जैसे ही मैं कुछ क्षण बाद टेनिस कोर्ट की ओर भागा, मुझे खुली बाउडर खिड़की के साथ गुजरना पड़ा और संवाद के निम्नलिखित अंश को सुनने में मैं मदद नहीं कर सका। मैरी कैवेंडिश एक महिला की आवाज़ में खुद को नियंत्रित करते हुए कह रही थी। तो फिर तुम मुझे नहीं दिखाओ? जिस पर श्रीमती इंगलथॉर्प ने उत्तर दिया। मेरी प्रिय मैरी, इसका उस मामले से कोई लेना देना नहीं है। तो फिर मुझे दिखाओ। मैं आपको बताता हूँ कि यह वह नहीं है जिसकी आप कल्पना करते हो। इसका आपको जरा भी सरोकार नहीं है। जिस पर मैरी कैवेंडिश ने बढ़ती कड़वड़ाहट के साथ उत्तर दिया। बेशक, मुझे पता होगा कि आप उसकी रक्षा करोगे। सिंथिया मेरी इंतजार कर रही थी और उसने उत्सुकता से मेरा स्वागत किया। मैं कहता हूँ, यह सबसे भयानक विवाद है। मुझे यह सबसे डोरकास से मिला है। कैसी पंक्ति! आंटी एमिली और उसके बीच। मुझे आशा है कि आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया है। तब क्या डोरकास वहाँ थी? बिल्कुल नहीं, वह दरवाजे के पास थी। यह वास्तव में एक पुराना उपद्रव था। काश मुझे पता होता कि यह सब क्या था।
मैंने श्रीमती राइट्स के अजीब चेहरे और एल्बलिन हॉवर्ड की चेतावनियों के बारे में सोचा, लेकिन समझदारी से शांति बनाए रखने का फैसला किया। जबकि सिंथिया ने हर संभव परिकल्पना को समाप्त कर दिया और खुशी से उम्मीद की चाची एमिली उसे दूर भेज देगी और फिर कभी उससे बात नहीं करेगी। मैं जॉन को पकड़ने के लिए उत्सुक था, लेकिन वह कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। जाहिर तौर पर उस दोपहर कुछ ही महत्वपूर्ण घटना घटी थी। मैंने उन कुछ शब्दों को भूलने की कोशिश की जो मैंने सुने थे, लेकिन मैं चाहे जो करूं, मैं उन्हें अपने मन से पूरी तरह खारिज नहीं कर सकता। इस मामले में मेरी कैवेंडिश की चिंता क्या थी? जब मैं खाना खाने के लिए नीचे आया तो मिस्टर इंगलथॉर्प ड्राइंग रूम में थी। उसका चेहरा हमेशा की तरह भावहीन था और उस आदमी की अजीब असत्यता ने मुझे नए सिरे से प्रभावित किया। श्रीमती इंगलथॉर्प सबसे बाद में आई। वह अभी भी उत्तेजित दिख रही थी और भोजन के दौरान कुछ हद तक संयमित शांति थी। इंगलथॉर्प असामान्य रूप से शांत था। एक नियम के रूप में वह अपनी पत्नी पर कम ध्यान देता था, उसकी पीठ पर एक तकिया रखता था और कुल मिलाकर एक समर्पित पति की भूमिका निभाता था। रात्रि भोज के तुरंत बाद श्रीमती इंगलथॉर्प फिर से अपने घर चली गई। मेरी कॉफ़ी यहाँ भेजो। मैरी, उसने फ़ोन किया। मेरे पास पोस्ट पकड़ने के लिए सिर्फ 5 मिनट हैं। सिंथिया और मैं ड्राइंग रूम में पहली और खुली खिड़की के पास जाकर बैठ गए। मैरी कैवेंडिश हमारे लिए कॉफ़ी लेकर आई। वह उत्साहित लग रही थी। क्या तुम जवान लोग रोशनी चाहते हो या गोधूलि का आनंद लेते हो? उसने पूछा। क्या आप श्रीमती इंगलथॉर्प के लिए कॉफ़ी लेंगी सिंथिया? मैं इसे उड़ेल दूंगा। परेशान मत करो मैरी, इंगलथॉर्प ने कहा। मैं इसे एमिली के पास ले जाऊंगा। उसने उसे उड़ेल दिया और सावधानी से लेकर कमरे से बाहर चला गया। लॉरेंस उसके पीछे चला गया और श्रीमती कैवेंडिश हमारे पास बैठ गई। हम तीनों कुछ देर तक चुपचाप बैठे रहे। वह एक शानदार रात थी, गर्म और शांत। श्रीमती कैवेंडिश ने खुद को ताड़ के पत्ते से धीरे से हवा दी। यह लगभग बहुत गर्म है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। हमारे यहाँ तूफान आएगा। अफसोस, यह सौहार्दपूर्ण क्षण कभी टिक नहीं पाएंगे। हॉल में एक जानी पहचानी और दिल से नापसंद की जाने वाली आवाज़ से मेरा स्वर्ग बुरी तरह बिखर गया। डॉक्टर बाउस्टीन, सिंथिया ने चिल्लाकर कहा, आने वाला समय कितना मज़ेदार है। मैंने ईर्ष्या से मैरी कैवेंडिश की ओर देखा, लेकिन वह काफ़ी शांत लग रही थी। उसके गालों का नाजुक पीलापन नहीं बदला। कुछ ही क्षणों में अल्फ्रेड इंगलथॉर्प डॉक्टर को अंदर ले आए। डॉक्टर हंस रहे थे और विरोध कर रहे थे कि वह ड्राइंग रूम के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं है। सच तो यह है कि उसने सचमुच कीचड़ से लथपथ होकर एक खेदजनक दृश्य प्रस्तुत किया। आप क्या कर रहे थे डॉक्टर? श्रीमती कैवेंडिश चिल्लाई। डॉक्टर ने कहा, मुझे माफ़ी मांगनी चाहिए। वास्तव में मेरा अंदर आने का इरादा नहीं था, लेकिन श्री इंगलथॉर्प ने जोर दिया। ठीक है बाउस्टीन, आप एक दुर्दशा में हैं, जॉन ने हाल से अंदर टहलते हुए कहा। कुछ कॉफ़ी लीजिए और हमें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं। धन्यवाद, मैं करूँगा। वह काफ़ी उदासी से हंसा जब उसने बताया कि कैसे उसने एक दुर्गम स्थान पर फर्न की एक बहुत ही दुर्लभ प्रजाति की खोज की थी और इसे प्राप्त करने के अपने प्रयासों में वह अपना पैर खो बैठा था और अपमानजनक रूप से पड़ोसी तालाब में फिसल गया था। उन्होंने आगे कहा, सूरज ने मुझे जल्द ही सुखा दिया, लेकिन मुझे डर है कि मेरी शक्ल बहुत बदनाम हो जाएगी। इस समय श्रीमती इंगलथॉर्प ने हाल से सिंथिया को बुलाया और लड़की बाहर भाग गई। बस मेरा डिस्पैच केस उठाओ प्रिय, मैं सोने जा रहा हूँ। हाल का दरवाज़ा चौड़ा था। जब सिंथिया उठी तो मैं उठ चुका था। जॉन मेरे करीब था, इसलिए 3 गवाह थे जो शब्द ले सकते थे। श्रीमती इंगलथॉर्प अपने हाथ में कॉफ़ी ले जा रही थी, जो अभी तक चखी नहीं थी। डॉक्टर बाउस्टीन की उपस्थिति से मेरी शाम पूरी तरह से खराब हो गई। मुझे ऐसा लग रहा था कि वह आदमी कभी नहीं जाएगा। हालांकि आखिरकार वह उठ गया और मैंने राहत की सांस ली। मैं आपके साथ गांव तक चलूँगा, श्री इंगलथॉर्प ने कहा। मुझे उन संपत्ति खातों पर हमारे एजेंट से अवश्य मिलना चाहिए। वह जॉन की ओर मुड़ा। किसी को भी बैठने की जरूरत नहीं है, मैं कुंडी चाबी ले लूँगा। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।